हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। शुरू करते हैं, टॉपिक्स देखते हैं। पहले फर्स्ट टॉपिक है ब्लैक होल मॉर्सल्स। क्या है ये? टाइनी हाइपोथेटिकल ब्लैक होल्स हैं। इनके रिगार्डिंग कुछ रिसर्च सामने आई है, समझेंगे। सेकंड टॉपिक कहता है ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव। इसको शॉर्ट में ब्रिक्स पे भी कहते हैं। क्या ये स्विफ्ट का अल्टरनेटिव है? इन सभी चीज़ों को समझेंगे हम। थर्ड में है कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, वो रिव्यू करेगा, जैसे कि पोक्सो एक्ट है, सरोगेसी एक्ट वगैरह है। देखो पॉइंट नंबर 4, इसमें एक कंसेप्ट कहता है कि डू मोर ट्रीज बराबर मोर कार्बन सिंक। तो क्या पेड़ लगाने एंड कार्बन के एब्जॉर्ब होने के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है? समझेंगे उसको हम। फिर देखेंगे हम शाहबानो केस। क्यों, कंटेक्स्ट क्या है इसका? एक मूवी आने वाली है, उसमें इस केस को आधार बनाया गया है। फिर लास्टली कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे, देन रैप अप करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? गामा रे बर्स्ट फ्रॉम ब्लैक होल मॉर्सल्स कुड एक्सपोज क्वांटम ग्रेविटी। यहाँ पर हमारे लिए दो कीवर्ड्स है, पहला है ब्लैक होल मॉर्सल्स, दूसरा है क्वांटम ग्रेविटी। इसका मतलब समझते हैं पहले। देखो, अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो ग्रेविटी को हम कैसे समझते हैं? बाय आइंस्टाइंस थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कि ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो खींचता है हमें। बट अगर हम बात करते हैं क्वांटम लेवल की, उसमें जो ग्रेविटी का बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। इसको समझने के लिए एक हाइपोथेसिस लाया गया था ब्लैक होल मॉर्सल्स का। हम समझेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अभी ये प्रूफ करने की बात करी गई है कि कुछ कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि ब्लैक होल मॉर्सल्स एक्चुअली फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हमें क्वांटम ग्रेविटी का पता चल सकता है। तो इतनी सी बात है कि बोथ ब्लैक होल मॉर्सल्स एंड क्वांटम ग्रेविटी क्या है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, बट सर्टेन कंडीशंस ऐसे पाए गए हैं जिससे कि ब्लैक होल मॉर्सल्स फॉर्म कर सकते हैं। उसके थ्रू हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग इस आर्टिकल में फोकस कहाँ होगा हमारा? देखिए, कुछ टर्म्स लिखे गए हैं। क्वांटम, क्वांटम ग्रेविटी, इवेंट होराइजन, हॉकिंग रेडिएशन, ब्लैक होल मॉर्सल्स। आपको देखना है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज रिगार्डिंग गामा रेस, ब्लैक होल मर्जर। समझेंगे इन चीज़ों को इस आर्टिकल में हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी क्या है? देखिए, तो फोर्स दैट कीप्स आवर फीट ऑन द ग्राउंड मेक्स थिंग्स फॉल डाउन। सिंपल सा समझाया गया है इसको। नेक्स्ट पूछता है कि डज ग्रेविटी वर्क एट क्वांटम लेवल्स? जिस तरह से मैक्रो स्तर पर ग्रेविटी काम करती है, क्या क्वांटम स्तर पर काम करती है उस तरह से? तो क्वांटम लेवल का मतलब क्या है? सिंपली समझेंगे, अगर हम सब एटॉमिक टर्म्स की बात करते हैं, जो एटम से भी छोटा है, उस स्तर की बात करें, तो क्वांटम लेवल उसको कहते हैं। एंड क्वांटम लेवल पर जो जनरल फिजिक्स के रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, वो काम नहीं करते हैं। उसी को यहाँ एक्सप्लेन करता है कि व्हेन वी जूम इनटू टाइनीएस्ट स्केल्स ऑफ रियलिटी फार स्मॉलर देन एटम्स, रूल्स ऑफ फिजिक्स बिगिन टू चेंज। सिंपल सी बातें बताया हमने कि टाइनी लेवल्स पे, सब एटॉमिक लेवल्स पे जनरल फिजिक्स के रूल नहीं काम करते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब स्ट्रेंज लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टेक ओवर। यहाँ पर कुछ डिफरेंट रूल्स काम करते हैं जिनको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो वेयर पार्टिकल कैन अपीयर एंड वैनिश, मतलब कि एक ही पार्टिकल रियल फॉर्म में, वर्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक टर्म दिया गया है सुपरपोजिशन। इसका मतलब है एक ही पार्टिकल एक ही टाइम पे डिफरेंट स्टेट्स में एक साथ लाई कर सकता है, ठीक है। नथिंग इज कंप्लीटली सर्टेन इन दिस क्वांटम रियल्म। तो यहाँ पर हमारा फोकस किस चीज़ पर है कि क्वांटम स्तर पर सब कुछ जहाँ अनसर्टेन है, वहाँ पर ग्रेविटी कैसे काम करती है। फोकस करिएगा यहाँ पर। इसमें बताया गया है कि ग्रेविटी क्वांटम लेवल पर काम कैसे करती है हम नहीं जानते हैं। क्यों? बिकॉज ग्रेविटी का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक है। ग्रेविटी हैज़ रेजिस्टेड सच ट्रीटमेंट, इट्स स्ट्रेंथ इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लो कंपेयर टू अदर फोर्सेज मेकिंग क्वांटम इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी हार्ड टू प्रोब। देखो, हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सभी को देखा जाए, रैंकिंग करी जाए, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे वीक कौन सा होगा इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो, ग्रेविटी काफ़ी वीक फोर्स है, बट अगर प्लैनेट्स की बात करें, स्टार्स की बात करें, काफ़ी मैसिव होते हैं ये चीज़ें। यहाँ पर ग्रेविटी के वर्किंग को हम समझ पाते हैं, बट अगर बात करते हैं सब एटॉमिक लेवल्स की, क्वांटम लेवल्स की, वहाँ पर ड्यू टू इट्स वीक नेचर इसके एक्चुअल फोर्स को स्टडी हम नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिए, एक टर्म दिया गया है हॉकिंग रेडिएशन एंड इवेंट होराइजन। तो व्हाट इज हॉकिंग रेडिएशन? देखो, हम जनरली क्या जानते हैं, जो ब्लैक होल्स होते हैं वहाँ पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट तक वहाँ से एस्केप नहीं कर पाता है। बट अकॉर्डिंग टू अ थियरी जो 1970s में स्टीफन हॉकिंग ने दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्लैक होल्स आर नॉट इंटायरली ब्लैक। मतलब अगर उसकी बाउंड्री की बात करें, इवेंट होराइजन की बात करें, वहाँ पर ब्लैक होल्स भी कुछ मास लूज करते हैं बाय एमिटिंग सम रेडिएशन। ये थियरी थी।
एंड अकॉर्डिंग टू दैट थियरी ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स, जो रेडिएशन निकलेगा वहाँ से वो कैसा होगा, क्वांटम फॉर्म में होगा, क्वांटम रेडिएशन होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर ब्लैक होल की बाउंड्री की बात करें, उसके इवेंट होराइजन की बात करें, वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स एंड ग्रेविटी इंटरेक्ट करता है। उस थियरी को बेस बना करके एक नई स्टडी सामने आई है, उसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लैक होल मर्जर क्या होगा, ब्लैक होल मॉर्सल्स फॉर्म करते हैं जहाँ पर कि वायलेंट कॉस्मिक कोलिजन्स होता है एंड वहाँ भी क्वांटम ग्रेविटी एक्ट करती है। तो व्हाट इज ब्लैक होल मर्जर, सपोज करो दो ब्लैक होल्स हैं, इसमें एक इसको ऑर्बिट कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आपस में कोलाइड करेंगे और सिंगल फॉर्म में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं ब्लैक होल मर्जर। इसके दौरान एक थियरी है, स्टडी है कि ब्लैक होल मॉर्सल्स फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हम क्वांटम ग्रेविटी को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए एक डायग्राम दिया गया है कि ब्लैक होल मॉर्सल्स होते क्या हैं, तो हाइपोथेटिकल है, टाइनी ब्लैक होल्स फॉर्म ड्यूरिंग मर्जर ऑफ लार्ज ब्लैक होल्स, ठीक है, समझा हमने अभी। इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज ब्लैक होल्स, ओके, एंड ड्यू टू देयर हाई टेम्परेचर वो क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे स्ट्रांगली, इवेपोरेट करेंगे क्विकली। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हॉकिंग रेडिएशन काम करेगा। हमने क्या बोला था पहले कि ब्लैक होल्स आर नॉट कम्प्लीटली ब्लैक, वो भी कुछ मात्रा में लाइट को एमिट करते हैं, वो यही है, इसको हमने नाम दिया था हॉकिंग रेडिएशन का। तो अगर ब्लैक होल मॉर्सल्स की बात करते हैं तो इनका हॉकिंग रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी इंटेंस होगा, और किस फॉर्म में होता है, ये क्वांटम रेडिएशन के फॉर्म में होता है। तो अल्टीमेटली बात इतनी सी है कि चूंकि ब्लैक होल मॉर्सल्स का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इनका रेडिएशन काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्वांटम फॉर्म में होता है, इसलिए इनको स्टडी अगर हम करते हैं तो ग्रेविटी क्वांटम में कैसे काम करती है उसको स्टडी करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको ध्यान रखिएगा कि ब्लैक होल मॉर्सल्स जो है वो थियोरी की बात है, इन प्रैक्टिस हमने आज तक इसको फॉर्म होते हुए नहीं देखा है, बट एक स्टडी आई थी, इसमें कहा गया है कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिससे कि ब्लैक होल मॉर्सल्स एक्चुअली फॉर्म कर सकते हैं एंड क्वांटम ग्रेविटी को हम अच्छे से समझ सकते हैं। फोकस करना यहाँ पर कुछ सिस्टम्स के नाम दिए गए, लाइक हेस है, हॉक है, लहासो है, किस कंट्री में है, इसके फुल फॉर्म क्या है, आपको जान देख लेना यहाँ पर। चलो, हमने क्या क्या देखा बेसिकली आज, तो ब्लैक होल मर्जर क्या होता है, दो बड़े ब्लैक होल्स, इसमें एक किसी को ऑर्बिट कर रहा है, तो दोनों अल्टीमेटली एक हो जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं, ठीक है। फिर ब्लैक होल मॉर्सल्स क्या होते हैं, ये टाइनी फॉर्म ऑफ ब्लैक होल्स हैं, ये सिर्फ कंसेप्ट की बात है, थियरी की बात है, इन प्रैक्टिस हमने इसको फॉर्म करते नहीं देखा है। हॉकिंग रेडिएशन क्या है, तो 1970s में हॉकिंग साहब ने थियरी दी थी कि ब्लैक होल्स को हम ब्लैक होल क्यों कहते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि वहाँ से लाइट तक स्केप नहीं करती है, बट अकॉर्डिंग टू दैट थियरी उन्होंने कहा था कि सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट है, रेडिएशन है, ब्लैक होल्स भी एमिट करते हैं, कहाँ पर, अपने इवेंट होराइजन पर। क्या है ये, बाउंड्री है, किस फॉर्म में करते हैं, क्वांटम फॉर्म में करते हैं, ठीक है। क्वांटम लेवल्स पर, मतलब टाइनी लेवल्स पर ग्रेविटी कैसे काम करती है, ठीक है, इसको अभी तक हमने स्टडी अच्छे से किया नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने वाला है सरोगेसी बैन ऑन कपल्स विद वन चाइल्ड। तो आपके लिए प्रीलिम्स का फर्स्ट फैक्ट क्या है कि कुछ तो यहाँ पर कैच है, जिन कपल्स के पास एक बच्चा पहले से है उनको सेकेंड चाइल्ड अगर सरोगेसी से करना है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर होंगे, समझते हैं इन चीज़ों को। देखो यहाँ पर कहता है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है एग्जामिन करने का whether a law banning married couples facing secondary infertility from surrogacy to have a second child amounts to straight restriction। कहता है कि जो करंट सरोगेसी लॉ है उसमें क्या इस बात पर बैन लगाया गया है, मना करता है वो कि आपको अगर दूसरा बच्चा चाहिए तो आप सरोगेसी से कर सकते हो, ठीक है। किस सेक्शन की बात करता है, सेक्शन 43C2 ऑफ सरोगेसी एक्ट 2021। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 43C2 ऑफ सरोगेसी एक्ट। कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम कि इससे क्वेश्चन अगर मेंस में आता है या फिर आपको एग्जाम्पल देना पड़े, आप कैसे दोगे। तो फर्स्ट देखिए, इस पूरे मुद्दे पर गवर्नमेंट क्या कहती है हमारी, यहाँ देखिए, अवेलिंग सरोगेसी कैन नॉट बी क्लेम्ड एज फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट का पार्ट ये नहीं है। क्यों नहीं है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि संविधान जो है डज नॉट रिकॉग्नाइज राइट ओवर अनदर इंडिविजुअल्स बॉडी, मतलब हम फंडामेंटल राइट, हमारे पास फ्रीडम क्या है, बोलने का अधिकार है, कुछ करने का अधिकार है, बट दूसरे के शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए द राइट टू अवेल सरोगेसी कैन नॉट बी क्लेम्ड एज फंडामेंटल राइट एंड एग्जिस्ट प्योरली एज लीगल राइट। मतलब देखो, तो मेंस के लिए पॉइंट क्या बनता है कि चूंकि सरोगेसी फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, वो किससे डील होगा, सरोगेसी एक्ट से। उसमें जो बैन्स लगे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, उसको फॉलो करने पड़ेंगे हमें। यहाँ देखिए, एक नाम दिया गया आर्ट एक्ट। आर्ट एक्ट क्या होता है, देखो, असाइंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी
एक एक्ट है जो रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है फर्टिलिटी क्लिनिक्स, जहाँ पर आप जैसे कि IVF है जो फर्टिलिटी इंड्यूस करने में हेल्प करती हैं, तो वैसे क्लिनिक्स पर काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, कौन देखता है इसको, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, आर्ट एक्ट, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, फिर से फोकस करिएगा यहाँ पर। इसमें इस पूरे आर्गूमेंट का काउंटर दिया गया है कि आर्ट एक्ट की बात करें, सरोगेसी एक्ट की बात करें, किसी में भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात नहीं करी गई है। मतलब इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा है, आप दूसरा बच्चा चाहते हो सरोगेसी से करना, आप नहीं कर सकते। मतलब सेक्शन 43C2 जो है अलाउ करता है कपल्स विद सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, बट एक कैच है। कैच क्या है देखिए एक प्रोवाइजो दिया गया उसमें कि वैसे कपल्स जिनका एक बच्चा तो है बट कैसा है, वो मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड हो, उसको कोई बीमारी हो, फेटली इल हो, वो इसका भी कोई परमानेंट क्योर नहीं हो, तो वो फर्स्ट चाइल्ड अगर अडॉप्टेड भी हो, सरोगेसी से भी किया गया हो, या उनका अपना खुद का हो, तब भी उस कंडीशन में उनको इस एक्ट में कहा गया है आप सेकेंडरी फर्टिलिटी के लिए आप सरोगेसी को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या रिव्यू करेगी कि नॉर्मल बच्चों के केस में, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा, पहला बच्चा कैसा हो, मेंटली इल अगर होता है, कोई दिक्कत है उसको, उस केस में। बट अगर नॉर्मल पहला बच्चा हो और जो कपल है सेकंड बच्चा चाहते हो, बट उनको किसके थ्रू चाहिए, सरोगेसी के थ्रू चाहिए, तो क्या ये बैंड है कि नहीं है। अब देखते हैं हम हाउ ब्रिक्स इज चैलेंजिंग स्विफ्ट। हम समझेंगे स्विफ्ट क्या होता है एंड दिस ब्रिक्स क्रॉस पेमेंट ब्रिक्स ब्रेक क्या है। यहाँ देखिए व्हाट इज स्विफ्ट, तो एक मैसेजिंग सिस्टम है यूज्ड बाय मोर देन 11,000 बैंक्स वर्ल्ड वाइड। कंट्रोल कौन करता है इसको, G10 सेंट्रल बैंक्स। ध्यान दीजिएगा नाम तो G10 है बट टोटल मेंबर्स कितने इसमें, 11 कंट्रीज हैं। आपको देख लेना है एक बार इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। आपको सेकंड बात ध्यान रखनी है कि स्विफ्ट की बात हम करें, उसमें पैसे का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो मैसेजिंग सिस्टम में कंफर्मेशन देता है कि पैसा यहाँ से कट गया, वहाँ पहुँच गया। किस सिस्टम में, तो इंटरनेशनल फिनेंसिंग सिस्टम में। इसका फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर दिक्कत क्या है हमें, तो हम अगर स्विफ्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मोर देन 40% ट्रांजेक्शन किसके टर्म्स में हो रहे हैं, $, के टर्म्स में हो रहे हैं। तो अगर US चाहे तो इस सिस्टम को वो चोक कर सकता है। आप जानते हो करेंटली सिचुएशन कैसी है, दिक्कत क्या है, US सैंक्शंस का। इसमें होता क्या है कि US अगर चाहे, आप उसकी बात नहीं मानते हो, तो अपने फिनेंशियल सिस्टम से आपको वो कट कर सकता है। मतलब जहाँ पर भी $, का डोमिनेंस है, हमें उसको यूज़ करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी किसी स्थिति में हम फंस न जाएं, इसके लिए ब्रिक्स मेंबर्स ने क्या किया, कजान समिट 2024, रशिया की बात हो रही है, इस समिट में उन्होंने लाया ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव। इसको हम शॉर्ट में ब्रिक्स पे भी कहते हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर्स हैं। उसी कजान समिट में क्या होता है, एक और डेवलपमेंट, ब्रिक्स बैंक नोट, एक सिंबॉलिक सा मतलब मूव था ये, इस नोट को लाया जाता है। उनका उद्देश्य क्या था, तो मूव अवे फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ डॉलर। यहाँ देखिए इसमें कहा गया है कि ब्रिक्स कंट्रीज के पास मोटिवेशन भी है, मतलब मोटिव भी है, उनके पास इक्विपमेंट्स भी है जिससे कि वो डॉलर के डोमिनेंस से बच सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि रशिया का है SPFS, नाम याद रखिएगा, SPFS सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। किप्स किसका है, चाइना का है, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट, ठीक है। UPI किसका है, ऑब्वियसली इंडिया का है। ब्राज़ील का क्या है, पिक्स सिस्टम, किप्स चाइना, पिक्स ब्राज़ील का है, SPFS किसका है, रशिया का है। को अच्छे से कोलैबोरेट करके हम एक सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। बट दिक्कत क्या है, यहाँ देखो ट्रम्प साहब ने क्या कहा है, थ्रेटन किया है टू इम्पोज 100% टैरिफ्स ऑन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुपिंग इफ दे वेयर टू क्रिएट अ न्यू ब्रिक्स करेंसी। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है कजान समिट। उसमें क्या हुआ था, ब्रिक्स क्रॉस पेमेंट सिस्टम की शुरुआत होती है एंड ब्रिक्स बैंक नोट को लाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इंडियाज फॉरेस्ट होल्ड द फ्यूचर। इस पर डिस्कशन किस चीज़ पे करा गया है, तो हम क्या जानते हैं कि पेड़ लगाओ प्रदूषण घटाओ, बट एक्चुअली क्या ऐसा होता है क्या, जितना पेड़ हम लगाएंगे उसी मात्रा में कार्बन, हमारा जो पोल्यूशन है वो घटेगा हमारे इन्वायरमेंट से। समझते हैं इस चीज़ को हम। देखिए स्टार्ट कैसे करता है, स्टेटमेंट दिया गया है, इंडिया नेविगेट्स द ट्विन इम्परेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमारी कमिटमेंट कैसी है, हमें ग्रो तो करना है बट सस्टेनेबली करना है, वातावरण का ध्यान रखते हुए करना है। कंटेक्स्ट क्या है इसका, द रिसेंट रिलीज ऑफ रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट फॉर ग्रीन इंडिया मिशन। आप जानते हो इस मिशन को लॉन्च कब किया गया था, 2014 में, ठीक है। तो इसका एम्बिशन क्या है,
रिस्टोर करना 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड बाई 2030। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, कंसर्न क्या है हमारा, हम पेड़ तो लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बट एक रिसर्च आई है IIT खड़गपुर बॉम्बे बिट्स पिलाने की, उसमें कहा गया है कि 12% डिक्लाइन हो चुका है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ डेंस फॉरेस्ट अक्रॉस इंडिया। ये बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है। इसके कारण क्या है डिक्लाइन का, 2 कारण दिया गया है, राइजिंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग सॉइल, बढ़ता हुआ टेम्परेचर एंड ड्राइंग सॉइल। देखिए, पुट सिंपली, इंडिया में बी ग्रोइंग इट्स फॉरेस्ट कवर, दीज फॉरेस्ट आर बिकमिंग लेस इफेक्टिव। चूंकि इनकी फोटोसिंथेटिक क्षमता घट गई है, इसलिए वो लेस इफेक्टिव हो रहे हैं एट एब्जॉर्बिंग द कार्बन, मतलब कार्बन सिंक को क्रिएट करने में जो क्षमता है ट्रीज की वो घट गई है। आप नंबर्स तो इंक्रीज कर रहे हो, बट ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज आपका क्या है, पेड़ों की क्षमता जो है वो घट चुकी है। दिस डिस्कवरी चैलेंजेस द ओल्ड अजम्पशन दैट मोर ट्रीज बराबर मोर कार्बन सिंक। एक और कंसर्न क्या है, हमारा तरीका एफॉरेस्टेशन करने का। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट को रिक्रिएट करने की, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, किसी नेचुरल फॉरेस्ट में ग्रास होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होंगे, सब कुछ होगा, बट हम क्या करते हैं, मोनोकल्चर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। वैसे प्लांट्स जो कि फास्ट ग्रोइंग हो, इजी टू मैनेज हो, उसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो नेचुरल डाइवर्सिटी को वो थ्रेटन करते हैं। तो उससे वहाँ की जो नेचुरल डाइवर्सिटी वगैरह है, जो सिस्टम है, उसमें दिक्कत आ जाती है। कहता है वो डिप्लीट द ग्राउंड वाटर, क्राउड आउट नेटिव बायोडाइवर्सिटी, लीव फॉरेस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट स्ट्रेस। मतलब क्या है इसका, हम फॉरेस्ट क्रिएट नहीं करते हैं, हम एक कोरम पूरा कर रहे हैं, बस एक कर देना है, पेड़ लगा देना है, बस उतना ही काम है हमारा। हमें क्या करना है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो एग्जैक्टली नीडेड है, जिस पेड़ की, जिस वातावरण की, उसको क्रिएट करने की आवश्यकता है। यहाँ कहता है कंक्लूजन, तो डिस्पाइट द हर्डल्स, इंडिया के पास कहता है बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, लॉज है, कानून, सब कुछ है, पैसा भी है। दिक्कत किस चीज़ की है, अलाइनमेंट करने की। आप कोई कानून बनाते हो, उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे कैरी कर रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। लास्टली एक पॉइंट है आपके लिए, आप मेंस में कुछ लिखते हो किसी पॉलिसी के बारे में, किसी कंसेप्ट के बारे में, तो वो किस प्रकार से इंडिया का जो गोल है टू बिकम डेवलप्ड इकोनॉमी बाई 2047, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है, उसको जोड़ सकते हैं उसमें से, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शाह बानो केस। देखिए, इसको पढ़ क्यों रहे हैं हम, एक मूवी आने वाली है, इस पर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर कि ये केस स्टार्ट कैसे होता है। तो बिगिनिंग विथ 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम वुमेन प्ली। इसका कोड में क्या है, 2 अधिकार है, सेकुलरिज्म का, माइनॉरिटी राइट्स का। ध्यान रखिएगा, इस पूरे केस के कोड में 2 ही बातें हैं, सेकुलरिज्म एंड माइनॉरिटी राइट्स। अब आते हैं किस सेक्शन को आधार बनाया गया था, सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973। सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973, उसमें क्या है, क्या कहता है वो, ऑब्लिगेट्स अ पर्सन, ध्यान दीजिए, ऑब्लिगेट्स अ पर्सन विद सफिशिएंट मीन्स टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू दोज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो आप पर निर्भर हैं, आप उसको मेंटेनेंस दोगे, आप सक्षम हो अगर, आप उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करोगे, उसमें धर्म से मतलब नहीं है। देखिए, एक टर्म दिया गया है इदाद, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टर्म था उस टाइम का, बिकॉज उनके हस्बैंड ने, जो शाह बानो जी थी, उनके हस्बैंड ने क्या बोला कि आपको हम जीवन भर मेंटेनेंस नहीं देंगे, हम क्या देंगे, इदात, मतलब कि आफ्टर द डिवोर्स 3 मंथ्स तक क्या होता है कि वुमेन रीमैरी नहीं कर सकती है, तभी तक आपको हम मेंटेनेंस देंगे। बट कोर्ट ने 1985 में उनके हस्बैंड के इस प्ली को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC क्या है, हर नागरिक के लिए बराबर है, इसको धर्म से, जाति से मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट लेके आते हैं वो, मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इसमें क्या था, लॉ स्टिपुलेटेड दैट डिवोर्स मुस्लिम वुमन वाज एंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड ओनली फॉर द इदात पीरियड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाते हुए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया, जो भरण पोषण भत्ता है, मेंटेनेंस भत्ता है, वो उस मुस्लिम वुमन को उसका जो फॉर्मर हस्बैंड है वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए देगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होती है, इस पूरे एक्ट को 2001 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। कोर्ट क्या करता है, अपहेल्ड द एक्ट, बट एक बात कहता है वो, ध्यान दीजिएगा, कि जो पेमेंट आप इदाद के टाइम पे करते हो, उस 3 मंथ में करते हो, वो इतना होना चाहिए कि पूरा जीवन उसका, जब तक अगर वो शादी नहीं करती है फिर से, तो उस औरत का पूरा जीवन उस पैसे से कट जाए। बट उस केस के बावजूद भी एक दिक्कत क्या थी कि ये क्लियर नहीं हो पाया था कि SC का जो वो रूलिंग आया था ना, वो सेक्शन 125 ऑफ CRPC को सरकम वेव करता है, उसको बाईपास करता है कि नहीं। देखिए, ये क्लियर कहाँ से होता है, यहाँ देखिए, एक केस था 2024 का,
अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि यहाँ देखो, हाँ, जो 1986 का एक्ट है डज नॉट बार अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमन फ्रॉम सीकिंग मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। इट सेड दैट दे कुड सीक रेमेडी अंडर आइदर लॉज और बोथ लॉज। करेंटली स्थिति ये है, जो डिवोर्स मुस्लिम वेमेन है वो अपना मेंटेनेंस भत्ता दोनों माध्यम से, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, सीआरपीसी हो गया, किसी माध्यम से वो ले सकती हैं, बट ध्यान रखना है कि हस्बैंड इतना पैसा दे कि उनका लाइफ उससे कट जाए। एक टर्म देखो यहाँ पर दिया गया है, स्टैबिलिमेंटा। स्टैबिलिमेंटा क्या होता है बेसिकली? तो जो स्पाइडर्स होते हैं वो जो वेब बनाते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस होते हैं, डेकोरेशंस होते हैं, जिगजैग हो गया, स्ट्रेट हो गया, कैसा भी हो गया, उसको बोलते हैं स्टैबिलिमेंटा। इनका पर्पस क्या है? ये ओपन टू स्टडी है। कुछ का कहना है कि अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि अपने जो उनके शिकारी होते हैं, लाइक बर्ड्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनसे बचने के लिए ऐसा करते हैं। तो बेसिकली मतलब इतना सा है कि जो डेकोरेशंस वो करते हैं वेब में अपने, उसको बोलते हैं स्टैबिलिमेंटा। देखो आज के पेपर में भी फिर से न्यूज़ में है, अल फशार ऑफ डारफूर रीजन। किस चीज़ के लिए? वहाँ पर सिविल वार चल रहा है। यूएन ने बोला है कि वहाँ पे भूखमरी, फेमाइन आ चुकी है। आपको जानकारी होनी चाहिए अल फशार कहाँ है, डारफूर में। डारफूर कहाँ है? सूडान में। एक शॉर्ट न्यूज़ है, बस नाम जानना है। उमगोट रिवर कहाँ से बिलोंग करती है? मेघालय से, वेस्ट जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन दी गई है, मसल्स यूज्ड एज बायो इंडिकेटर्स टू मॉनिटर माइक्रोप्लास्टिक्स एंड केमिकल पोल्यूशन। व्हाट इज दिस मसल्स? तो बेसिकली ये मॉलस्क्स होते हैं, सी फूड के टाइप होते हैं। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इनको यूज़ करते हैं हम केमिकल पोल्यूशन को, प्लास्टिक्स को ट्रैक करने के लिए। अब देखिए एक नाम दिया गया है, सैरोनिक गल्फ। कहाँ है ये? ग्रीस में। सैरोनिक गल्फ कहाँ है? पूछ सकता है एग्जाम में, ग्रीस के भीतर है। देखो हमने डिस्कस किया लगातार कि भारत ने सबसे भारी अपना कॉम सैट लॉन्च किया है, इसका नाम है GSAT-7R। उसको हम CMS-03 भी कहते हैं। इसमें बताया गया है वो इतना भारी क्यों है। ठीक है, पहला कारण कहता है कि इसको मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में जो कि काम करना होता है, इसलिए डिप्लॉयबल एंटीनास का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकंड देखिए, उसके पावर को मेंटेन करने के लिए बैटरीज हो गया, डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, वो लगाए जाते हैं। सेकंड है कि इतने हाई ऑर्बिट पर, GTO पर जाने के लिए उसको जो पेस चाहिए होता है उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट अप्लायंसेज लगाए जाते हैं। फोर्थ कहता है अपने मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए उसको सर्टेन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे कि इतना भारी ये हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसकी PDF का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको देखो कुछ जानने को मिला है, अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।